प्रिय विद्यार्थियों, मैं मधु दरगढ़, सहाचार्य अर्थशास्त्र, राजकीय महाविद्यालय शाहपुरा, जिला भीलवाड़ा में कार्यरत हूँ। मैं आज आपको उपयोगिता विश्लेषण के बारे में जानकारी दूंगी। उपयोगिता विश्लेषण, जिसे यूटिलिटी एनालिसिस भी कहते हैं, तो ये प्रथम वर्ष अर्थशास्त्र का टॉपिक है। तो आज हम लेंगे कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता के विस्तृत जानकारी के बारे में। सबसे पहले लेते हैं उपयोगिता का अर्थ। अर्थशास्त्र में उपयोगिता का अर्थ किसी भी वस्तु या सेवा में आवश्यकता संतुष्ट करने की शक्ति या क्षमता से लगाया जाता है, चाहे वह वस्तु लाभदायक हो या हानिकारक। तो सीधी सी बात है कि अर्थशास्त्र में उपयोगिता का अर्थ किसी भी वस्तु या सेवा में आवश्यकता संतुष्ट करने की शक्ति या क्षमता से लगाते हैं, चाहे वस्तु लाभदायक हो या हानिकारक। इस संबंध में प्रोफेसर थॉमस का कथन है कि चाहे किसी वस्तु के उपभोग का उपभोक्ता पर बुरा प्रभाव पड़े और चाहे उसके उपभोग से समाज का अहित हो, पर यदि वह वस्तु किसी उपभोक्ता के मस्तिष्क या शरीर की आवश्यकता को पूरा करे तो इसमें उपयोगिता मानी जाती है। तो ये है प्रोफेसर थॉमस का कथन। तो सीधी सी बात उन्होंने ये कही कि उपभोक्ता पर चाहे उसका अच्छा प्रभाव पड़े या बुरा प्रभाव पड़े, लेकिन यदि वह वस्तु किसी उपभोक्ता के मस्तिष्क या शरीर की आवश्यकता को पूरा करती है तो उसमें उपयोगिता मानी जाती है। जैसे शराब पीना बुरी आदत है, लेकिन अर्थशास्त्र में हम इसी वस्तु को उपयोगी मान सकते हैं यदि इससे किसी व्यक्ति की आवश्यकता संतुष्ट होती है। तो अगर शराब पीने से किसी व्यक्ति की आवश्यकता संतुष्ट होती है तो हम अर्थशास्त्र की भाषा में ये कह सकते हैं कि शराब में उपयोगिता पाई जाती है। इसके बाद हम लेंगे कि क्या उपयोगिता को मापा जा सकता है। तो उपयोगिता के मापन के संबंध में दो दृष्टिकोण हैं, एक है गणनावाचक दृष्टिकोण और दूसरा है क्रमवाचक दृष्टिकोण। तो गणनावाचक दृष्टिकोण, जिसे कार्डिनल अप्रोच भी कहते हैं, या गणनावाचक उपयोगिता दृष्टिकोण या गणनावाचक उपयोगिता भी कहते हैं, और दूसरा है क्रमवाचक दृष्टिकोण, जिसे ऑर्डिनल अप्रोच कहते हैं। तो इन दोनों को हम एक एक करके लेंगे। तो पहला लेते हैं गणनावाचक दृष्टिकोण या मार्शल का दृष्टिकोण। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि परीक्षा में जो प्रश्न आता है वो इस रूप में आता है कि मार्शल के दृष्टिकोण के अनुसार उपयोगिता का विश्लेषण कीजिए, या सीमांत उपयोगिता रास नियम या समसीमांत उपयोगिता नियम की व्याख्या कीजिए। तो मार्शल ने जो दृष्टिकोण दिया ये गणनावाचक दृष्टिकोण पर आधारित है। तो मार्शल, पीगू व अन्य अर्थशास्त्रियों के अनुसार उपयोगिता को मोटे रूप से मुद्रा के द्वारा मापा जा सकता है, अर्थात किसी वस्तु के लिए दी जाने वाली कीमत उस वस्तु की उपयोगिता का माप है। तो इस तरह से गणनावाचक दृष्टिकोण में ये कहा जाता है कि किसी वस्तु के लिए दी जाने वाली कीमत उस वस्तु की उपयोगिता का माप है। जैसे एक पेन की कीमत 4 रुपये है, तो पेन की उपयोगिता 4 रुपये के बराबर है, अर्थात 4 इकाई उससे उपयोगिता मिलती है। अगर घड़ी की कीमत 100 रुपये है तो घड़ी से मिलने वाली उपयोगिता 100 इकाई के बराबर होगी। तो इस प्रकार उपयोगिता मापनीय है। इसे 1, 2, 3, 4 आदि संख्याओं से व्यक्त कर सकते हैं, अर्थात उपयोगिता को गणनावाचक संख्याएं प्रदान की जा सकती है, जैसे 1, 2, 3, 4 जिसकी हम गणना कर सकते हैं, और इसे ही गणनावाचक दृष्टिकोण कहते हैं। तथा इस दृष्टिकोण को मानने वाले अर्थशास्त्रियों को गणनावाचक अर्थशास्त्री कहते हैं। जैसे एक उदाहरण ले लेते हैं, घड़ी की कीमत अगर 100 रुपये है तो घड़ी से मिलने वाली उपयोगिता 100 इकाई के बराबर होगी, और अगर पेन की कीमत 10 रुपये है तो पेन से मिलने वाली उपयोगिता 10 इकाई के बराबर होगी। तो यहाँ हम दोनों का योग कर सकते हैं। तो दोनों का योग करेंगे, अर्थात घड़ी और पेन की उपयोगिता का योग करते हैं, तो ये 100 + 10 अर्थात 110 आ जाएगी।
और अगर अंतर निकालें, माइनस करें, तो 100 में से 10 घटाते हैं तो घड़ी की उपयोगिता में से पेन की उपयोगिता घटाई तो ये 90 इकाई के बराबर आती है। और हम यहाँ तुलना भी कर सकते हैं कि घड़ी की उपयोगिता 100 इकाई है, पेन की उपयोगिता 10 इकाई है, अर्थात पेन की तुलना में घड़ी से 10 गुना उपयोगिता अधिक मिलती है। तो गणनावाचक दृष्टिकोण में हम उपयोगिता का योग कर सकते हैं, घटा सकते हैं, तुलना कर सकते हैं। तो ये कहलाता है गणनावाचक दृष्टिकोण। लेकिन गणनावाचक दृष्टिकोण की कुछ आलोचनाएं भी की जाती है, इसमें कुछ कमियां हैं। पहली है, उपयोगिता मनोवैज्ञानिक व व्यक्तिगत विचार है जिसे किसी वस्तुगत पैमाने से नहीं मापा जा सकता। किस वस्तु का उपभोग करने से जो उपयोगिता प्राप्त हो रही है ये हम केवल महसूस कर सकते हैं, मन में अनुभव कर सकते हैं, ये व्यक्तिगत विचार है। जैसे रोटी खाने से उपयोगिता मिल रही है, लेकिन कितनी उपयोगिता मिल रही है ये केवल एहसास करने की बात है, मन में हम इसे महसूस कर सकते हैं। हमारे पास में ऐसा कोई वस्तुगत पैमाना नहीं है जिसे हम उपयोगिता का मापन कर सकें, अर्थात हमारे पास में कोई यूटिलिटी मीटर या उपयोगिता मीटर नहीं है। दूसरी आलोचना ये है कि द्रव्य रूपी पैमाना स्थिर व निश्चित नहीं होता, अर्थात जो मुद्रा रूपी मापदंड है ये स्थिर और निश्चित नहीं होता है। मुद्रा रूपी मापदंड बदलता रहता है क्योंकि मुद्रा के मूल्य में भी परिवर्तन होते रहते हैं। और तीसरा है, उपयोगिता भिन्न भिन्न व्यक्तियों के लिए भिन्न भिन्न होती है। तो आलोचना करते हुए कहा जाता है कि एक ही वस्तु की उपयोगिता अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग होती है। और तो और अगर एक ही व्यक्ति लिया जाए तो अलग अलग समय पर एक ही वस्तु की उपयोगिता उसके लिए अलग अलग हो जाती है। अतः गणनावाचक दृष्टिकोण की आलोचना की जाती है। इसके बाद दूसरा हम लेंगे क्रमवाचक दृष्टिकोण, जिसे हिग्स का दृष्टिकोण भी कहते हैं। तो परीक्षा में इस तरह से पूछते हैं कि हिग्स के दृष्टिकोण के अनुसार उपभोक्ता के संतुलन की व्याख्या कीजिए। तो सीधी सी बात यह है कि जहाँ हिग्स का दृष्टिकोण है वहाँ हम क्रमवाचक दृष्टिकोण लेंगे। तो इस संबंध में पेरेटो, एलन, हिग्स के अनुसार उपयोगिता को मापा नहीं जा सकता क्योंकि उपयोगिता मनोवैज्ञानिक तथा व्यक्तिगत विचार है जो भिन्न भिन्न व्यक्तियों के साथ साथ भिन्न भिन्न समय पर बदलती रहती है। साथ ही मुद्रा के द्वारा उपयोगिता का मापना उचित नहीं है। अतः उन्होंने तटस्थता वक्र विश्लेषण की नई विधि निकाली जिसके अनुसार उपयोगिता को क्रमवाचक संख्याएं प्रदान की जाती हैं, जैसे पहला, दूसरा, तीसरा आदि। इसमें उपयोगिता को मापने की आवश्यकता नहीं पड़ती। ये केवल इस बात को बताती हैं कि प्रथम से द्वितीय अधिक तुष्टिदायक है, द्वितीय से तृतीय अधिक तुष्टिदायक है, लेकिन यह नहीं बताया जा सकता कि कितना अधिक संतुष्टिदायक है। इसमें क्रम का बोध होता है, संख्या का नहीं। अतः इस दृष्टिकोण को क्रमवाचक दृष्टिकोण कहते हैं तथा इस दृष्टिकोण को मानने वाले अर्थशास्त्रियों को क्रमवाचक अर्थशास्त्री कहते हैं। तो जो क्रमवाचक दृष्टिकोण है इसमें उपयोगिता को केवल क्रम प्रदान करते हैं, जैसे पहला, दूसरा, तीसरा केवल क्रम है। और हम ये कह सकते हैं कि पहले से दूसरा अधिक तुष्टिदायक है, दूसरे से तीसरा अधिक तुष्टिदायक है, लेकिन इनमें अंतर कितना है इसे हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं। केवल हम एक क्रम दे सकते हैं, प्रेफरेंस बता सकते हैं, और इसीलिए इसे क्रमवाचक दृष्टिकोण कहते हैं। तो ये दो दृष्टिकोण हैं, एक क्रमवाचक और दूसरा गणनावाचक दृष्टिकोण। इसके बाद आज हम लेंगे सीमांत उपयोगिता तथा कुल उपयोगिता। सीमांत उपयोगिता जिसे कहते हैं मार्जिनल यूटिलिटी, और संक्षेप में इसे कहेंगे MU, मार्जिनल का M, यूटिलिटी का U। तो आगे डायग्राम में आप कई जगह देखेंगे MU लिखा हुआ मिलेगा। तो MU का पूरा नाम है मार्जिनल
यूटिलिटी अर्थात सीमांत उपयोगिता, और कुल उपयोगिता को कहते हैं टोटल यूटिलिटी, संक्षेप में TU। T का मतलब है टोटल, यूटिलिटी का मतलब U से है। तो डायग्राम में आपको कई जगह TU लिखा हुआ भी मिलेगा। तो पहले हम लेते हैं सीमांत उपयोगिता का अर्थ। किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के प्रयोग से कुल उपयोगिता में जो वृद्धि होती है या जो परिवर्तन होता है उसे सीमांत उपयोगिता कहते हैं। तो इस तरह से किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का प्रयोग करने से कुल उपयोगिता में परिवर्तन को सीमांत उपयोगिता कहते हैं। अगर आपको एक शब्द में इसे याद करना है तो आप इतना सा याद कर लीजिए कि कुल उपयोगिता में परिवर्तन इजिकल टू सीमांत उपयोगिता। इस संबंध में प्रोफेसर बोल्डिंग का कथन है कि वस्तु की किसी मात्रा की सीमांत उपयोगिता कुल उपयोगिता में वृद्धि है जो कि उपभोग में एक और इकाई के परिणाम स्वरूप होती है। तो बोल्डिंग ने भी यही कहा है कि वस्तु की किसी मात्रा की सीमांत उपयोगिता कुल उपयोगिता में वृद्धि या परिवर्तन है जो कि उपभोग में एक और इकाई की वजह से होती है। इसको हम उदाहरण के द्वारा ले सकते हैं। तो सीमांत उपयोगिता को अगली तालिका से स्पष्ट किया जा सकता है और इसका जो सूत्र है वह इस प्रकार से है। तो x वस्तु की सीमांत उपयोगिता बराबर है x वस्तु की कुल उपयोगिता में परिवर्तन अपॉन x वस्तु की कुल मात्रा में परिवर्तन। तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x अर्थात MUX, तो x वस्तु की सीमांत उपयोगिता इजिकल टू डेल्टा TUX। डेल्टा का मतलब है परिवर्तन, T का मतलब है टोटल, U का मतलब है यूटिलिटी ऑफ x। तो डेल्टा TUX का मतलब हुआ परिवर्तन किसमें, टोटल यूटिलिटी में, अर्थात x वस्तु की कुल उपयोगिता में परिवर्तन अपॉन डेल्टा QX। डेल्टा का मतलब है परिवर्तन, Q का मतलब है क्वांटिटी या मात्रा किसकी, x की, अर्थात x वस्तु की कुल मात्रा में परिवर्तन। तो आप वापस समझ लीजिए MUX इजिकल टू डेल्टा TUX अपॉन डेल्टा QX, अर्थात x वस्तु की सीमांत उपयोगिता बराबर है x वस्तु की कुल उपयोगिता में परिवर्तन अपॉन x वस्तु की कुल मात्रा में परिवर्तन। और इसे डिफरेंशियल कैलकुलस के रूप में हम इस तरह से लिख सकते हैं जिसे अवकलन में कहा जाता है DTUX अपॉन DQX के रूप में। इसके बाद तालिका इस प्रकार से है। इस तालिका में 3 कॉलम है। सबसे पहले है रोटियों की संख्या, इसके बाद है कुल उपयोगिता और तीसरे में है सीमांत उपयोगिता। तो रोटियों की संख्या है 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। अगले कॉलम में है कुल उपयोगिता, ये है 0, 40, 70, 90, 100, फिर 100 और अंत में है 80। और लास्ट के कॉलम में है सीमांत उपयोगिता। तो ये हम कैसे निकाल रहे हैं आप देखिए, 0 रोटी पर 0 उपयोगिता है तो सीमांत उपयोगिता यहाँ डैश लिखेंगे। इसके बाद है रोटी 1 कुल उपयोगिता 40। तो 0 से जब 1 रोटी तक आए तो रोटी में परिवर्तन है 1 का और कुल उपयोगिता में परिवर्तन है 40 माइनस 0, तो सीमांत उपयोगिता हो गई यहाँ पर 40। इसके बाद रोटियों की संख्या 1 से हुई 2, तो रोटी की संख्या 1 बढ़ी है, 1 से 2 हो गई है और कुल उपयोगिता हुई 40 से 70। तो कुल उपयोगिता में परिवर्तन कितना है, 70 माइनस 40 अर्थात 30, तो सीमांत उपयोगिता हो गई यहाँ पर 30। इसके बाद 2 से 3 पर आते हैं तो रोटी कितनी बदली, 2 से 3 अर्थात 1 रोटी बढ़ी है। कुल उपयोगिता 70 से 90 हो गई है तो सीमांत उपयोगिता कितनी हो जाएगी, 90 माइनस 70 अर्थात 20। इसके बाद 3 से 4 पर आते हैं तो कुल उपयोगिता 90 से 100 आ जाती है, तो 100 माइनस 90 तो सीमांत उपयोगिता है 10। 4 से 5 पर आते हैं तो कुल उपयोगिता उतनी है, 100 बनी रहती है, तो सीमांत उपयोगिता हो जाएगी 100 माइनस 100 अर्थात 0। और जो छठी रोटी है यहाँ पर कुल उपयोगिता है 80, तो 5 से 6 रोटी अर्थात 1 रोटी बढ़ी है, तो कुल उपयोगिता में परिवर्तन है 80 माइनस 100
अर्थात -20 के बराबर। तो ये है सीमांत उपयोगिता जो हमने प्राप्त की क्रमशः 40, 30, 20, 10, 0 और अंत में -20। तो आप देखिए जहाँ पर शून्य सीमांत उपयोगिता है वहाँ कुल उपयोगिता अधिकतम है और ये कहलाता है पूर्ण तृप्ति का बिंदु, पॉइंट ऑफ स्टेटिटी। तो पूर्ण तृप्ति का बिंदु वहाँ होगा जहाँ सीमांत उपयोगिता शून्य है और कुल उपयोगिता अधिकतम होती है। इससे पहले की रोटियों पर सीमांत उपयोगिता धनात्मक है, जैसे 40, 30, 20, 10। तो इस तरह से ये धनात्मक सीमांत उपयोगिता है। और जो छठी रोटी है इस पर सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक है, -20 है। तो ये है कुल उपयोगिता से सीमांत उपयोगिता प्राप्त करना। अब आप प्रश्न ये पूछेंगे कि ये आंकड़े कैसे याद किए जाएं, क्योंकि परीक्षा में आंकड़े याद करना बहुत ही मुश्किल कार्य है। तो इसका बहुत अच्छा तरीका आपको याद करने का बता रही हूँ मैं कि पहले हम सीमांत उपयोगिता लिख देते हैं। तो सीमांत उपयोगिता लिखना बहुत आसान है, जैसे 40, 30, 20, 10, 0, -20। तो इसको लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। और आप आगे देखेंगे कि सीमांत उपयोगिता का जो योग है ये कुल उपयोगिता होता है। जैसे पहली रोटी तक सीमांत उपयोगिता है 40, तो यहाँ तक योग हो जाएगा 40। दूसरी रोटी तक सीमांत उपयोगिता है 40 और 30, तो 40 और 30 का योग करेंगे तो ये आ जाएगा 70। तो कुल उपयोगिता हो गई आपकी 70। तीन रोटी तक सीमांत उपयोगिता है 40, 30 और 20, और इन तीनों का टोटल कीजिए, किन किन का, 40, 30 और 20 का, इनका टोटल होता है 90। तो कुल उपयोगिता आ जाएगी 90। तो इस तरह से आप सीमांत उपयोगिता के द्वारा कुल उपयोगिता लिख सकते हैं। जैसे चौथी रोटी तक आप देखिए सीमांत उपयोगिता कितनी है आपकी, 40, 30, 20 और 10। तो इन चारों का योग कीजिए, इन चारों का योग होता है 100। तो कुल उपयोगिता आ गई आपकी 100। इसके बाद पांचवी रोटी तक सीमांत उपयोगिता देखिए आप, 40, 30, 20, 10 और 0, और इन सब का टोटल करेंगे तो कुल उपयोगिता आ जाएगी आपकी 100। और छठी रोटी तक सीमांत उपयोगिता देखिए कितनी है, 40, 30, 20, 10, 0 और -20, और इन छहों सीमांत उपयोगिता का योग करेंगे तो कुल उपयोगिता आ जाएगी 80। तो इस तरह से सीमांत उपयोगिता के योग के द्वारा हम कुल उपयोगिता निकाल सकते हैं। तो एक तरीका तो ये हुआ। और दूसरा तरीका, इससे पहले मैंने आपको बताया था कि जो कुल उपयोगिता में परिवर्तन है ये सीमांत उपयोगिता को बताती है। तो सीमांत उपयोगिता कुल उपयोगिता में परिवर्तन को बताती है। तो ये तो हुई तालिका। इसके बाद हम लेंगे रेखा चित्र। तो जो नीचे वाला रेखा चित्र है इसमें हमने सीमांत उपयोगिता को बताया है। तो इसके लिए हमने x अक्ष पर लिया रोटियों की संख्या जो है क्रमशः हमारे पास में 1, 2, 3, 4, 5 और 6, और y अक्ष पर हमने ली है सीमांत उपयोगिता मार्जिनल यूटिलिटी MU, और ये हमने लिए है क्रमशः 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100 तक। तो आप तालिका में देखिए पहली रोटी की सीमांत उपयोगिता कितनी है, 40। तो रोटियां हैं 1 और सीमांत उपयोगिता है 40, तो हमने एक बिंदु प्लॉट कर दिया है। इसके बाद देखिए दूसरी रोटी की सीमांत उपयोगिता कितनी है, 30। तो रोटी है 2 और सीमांत उपयोगिता है 30, तो यहाँ हमने दूसरा बिंदु लगा दिया। इसके बाद तीसरी रोटी की सीमांत उपयोगिता है 20, तो रोटियां हैं 3, सीमांत उपयोगिता है 20 या 20। इसके बाद चौथी रोटी पर 10, तो रोटी है 4 और सीमांत उपयोगिता है 10, तो यहाँ हमने बिंदु प्लॉट कर दिया। इसके बाद पांचवी रोटी पर सीमांत उपयोगिता है 0, तो पांचवी रोटी और सीमांत उपयोगिता 0। और जो छठी रोटी है इसकी सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक है और यह नीचे की तरफ जाएगी। तो छठी रोटी पर -20 का मतलब है नीचे की तरफ बिंदु प्लॉट कर दिया। तो ये हमारे पास बिंदु प्राप्त हुए, इनको हम एक सीधी रेखा से मिला दें तो हमें प्राप्त होता है सीमांत उपयोगिता रेखा। तो सीमांत उपयोगिता रेखा ऊपर से नीचे गिर रही है, S बिंदु पर 0 है, और इसके बाद अगर और रोटियां काम में ली जाती है तो सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक हो जाती है। तो पांचवी रोटी पर सीमांत उपयोगिता 0 है और ये S बिंदु पूर्ण तृप्ति का बिंदु या पूर्ण संतुष्टि का बिंदु कहलाता है, और इसे हम कहते हैं पॉइंट ऑफ स्टेटिटी।
तो पांचवी रोटी पर सीमांत उपयोगिता 0 है और ये पूर्ण तृप्ति का बिंदु कहलाता है। पांचवी रोटी से पहले सीमांत उपयोगिता धनात्मक है, लेकिन ये क्रमशः घट रही है और पांचवी रोटी के बाद सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक हो जाती है। तो चित्र से स्पष्ट है कि सीमांत उपयोगिता घट रही है। पांचवी रोटी पर सीमांत उपयोगिता 0 है और इस स्थान पर कुल उपयोगिता अधिकतम हो जाती है और इस बिंदु को पूर्ण तृप्ति का बिंदु कहते हैं। तो आज मैंने आपको सीमांत उपयोगिता के बारे में जानकारी दी है।